Are we alone in the universe? Are we alone in the universe? I mean, probably not. You'd guess there are two trillion galaxies in the observable universe. There could be 1 trillion planets in the galaxy. Is it plausible we're the only creatures capable of contemplating this question? यूनिवर्स कितना ज्यादा विशाल और प्राचीन है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन ये उसी के साथ साथ काफी सारे मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है, जो कि हम इंसानों के एग्जिस्टेंस के ऊपर काफी बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। जिसमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि आर वी अलोन? क्या हम इस पूरे विशालकाय ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमसे भी एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती है या नहीं, या फिर हो सकता है वो हम पर नजर रख रहे हो? आज हम इसी सवाल के गहराई में डीप डाइव लगाने वाले हैं, जो कि चौंका देने वाली पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है। देखो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर आपको काफी सारी थ्योरीज मिल जाएंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरफ से इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इस सवाल का जवाब क्या है, हाँ या ना। क्या हम अकेले हैं या नहीं इस पूरे यूनिवर्स में? तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक थियोरेटिकल इक्वेशन के बारे में बताने वाला हूं, जो फेमस अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट फ्रैंक ड्रेक के द्वारा दिया गया है। तो आप इमेजिन करो कि एक यूनिवर्स जिसके अंदर अरबों खरबों की संख्या में हैबिटेबल प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज मौजूद है। अब जरा इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसे जरा ध्यान से देखो। कोई बात नहीं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशंस, और यहाँ पर R का मतलब है एवरेज रेट ऑफ स्टार्स, यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो कितने ऐसे स्टार्स हैं जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जन्म लेते हैं। और FP का मतलब है ऐसे स्टार्स जिनके पास प्लैनेट्स हैं जो उन्हें ऑर्बिट करते हैं। और NE का मतलब है ऐसे एवरेज नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो लाइफ सपोर्ट करते हो, जैसे कि हमारी पृथ्वी जहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद है लाइफ के लिए। और FL का मतलब है ऐसे प्लैनेट्स जहाँ पर एक्चुअल में लाइफ डेवलप हो सकती हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी अर्थ, जहाँ पर हम सब इवॉल्व और डेवलप हुए। और FI का मतलब है ऐसे प्लैनेट्स जहाँ पर इंटेलिजेंट बीइंग्स इवॉल्व हो सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप करके आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो। अगेन जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा अर्थ। फिर हम आते हैं FC पर। अब ये थोड़ा मजेदार सिंबल है, क्योंकि इस सिंबल का मतलब है ऐसे नंबर ऑफ सिविलाइजेशंस जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करके हमें रेडियो सिग्नल्स भेजने की क्षमता रखते हो, जिसे हम इंसान डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट फाइनली बचता है L, जिसका सीधा सीधा मतलब है लेंथ ऑफ कोर्स, यानी कितने डिस्टेंस से कितनी दूरी तक एक सिविलाइजेशंस हमें डिटेक्टेबल सिग्नल्स भेज सकते हैं, वो भी कितने टाइम पीरियड के अंदर। एंड आई होप आप सभी को अब ये इक्वेशन समझ गया होगा। और इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट काफी सालों से आसमानों में सिग्नल्स ढूंढ रहे हैं, जो हमें कुछ साइन दे दे दैट वी आर नॉट अलोन। लेकिन ऐसे सिग्नल्स हम दूर दूर तक नहीं ढूंढ पाए। बट इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि हम अकेले हैं, क्योंकि हो सकता है शायद हम उन सिग्नल्स को इतने दूर तक डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, या फिर हो सकता है हम सही जगह नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि लाइफ की खोज तो हमारे मंगल ग्रह और जुपिटर के यूरोपा के आइसी क्रस्ट में भी चल रही है। और जरा एक मिनट, इतने सारे एक्सोप्लैनेट्स और हैबिटेबल प्लैनेट्स का क्या, जिनमें से कुछ की एटमॉस्फेयर तो लगभग पृथ्वी की तरह ही है। और उसी के साथ साथ डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल लाइफ भी एक गेम चेंजर हो सकता है, यानी ऐसे लाइफ्स जो आप सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही देख सकते हो, यानी वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगाई। लेकिन हम सब अपने पावरफुल टेक्नोलॉजिकल टूल्स के चलते, जैसे कि JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, वॉयेजर, इन सारे स्पेसक्राफ्ट्स के चलते हम एक न्यू एरा ऑफ एक्सप्लोरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और हो सकता है आने वाले समय में हम बाकी हैबिटेबल या एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर पर भी डिटेल में रिसर्च करना शुरू कर दें, जहां पर लाइफ के साइंस जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन
जैसे एलिमेंट्स जो लाइफ को इवॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो मौजूद हो। तो फ्रेंड्स, क्या ये सवाल यही खत्म हो जाता है? आर वी अलोन? ये बात अभी तक हम नहीं जानते, बट हमारी खोज अभी भी जारी है। लेकिन दोस्तों, जरा एक बार सोच के देखो, इतने सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज मौजूद है, तो हम अभी तक कोई एलियन सबूत या डिफरेंट सिविलाइजेशंस क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? अभी तक हमें कोई दिखा क्यों नहीं? चलो इस सवाल का अब एक्चुअल जवाब जानते हैं। तो ये तो हम सभी को पता है कि यूनिवर्स कितना ज्यादा पुराना और विशाल है, राइट? जो कंटिन्यूअसली एक्सपांड होते जा रहा है, वो भी लाइट के स्पीड से भी ज्यादा। और ये कब तक और कितना ज्यादा एक्सपांड होगा ये किसी को नहीं पता। और जरा ध्यान से सुनना, हमारे यूनिवर्स की एज 13 बिलियन ईयर्स है। 13 बिलियन, ये इतना ज्यादा नंबर है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर काफी सारे अनलिमिटेड सिविलाइजेशंस इवॉल्व होके एक्सटिंक्ट भी हो चुके होंगे। यानी हमारे एग्जिस्टेंस के पहले हमारे यूनिवर्स या गैलेक्सी में ऑलरेडी काफी सारे सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करके विलुप्त भी हो चुके होंगे। जैसे कि अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट एडम फ्रैंक का भी कहना है कि अगर थाउजेंड्स ऑफ सिविलाइजेशंस भी हमारे गैलेक्सी के अंदर ही एग्जिस्ट करते हो, तो वो सब सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करके विलुप्त भी हो चुके होंगे अपने लाइफ स्पैन्स कंप्लीट करके। जैसे कि लाइफ का सिंपल नेचर है बर्थ एंड डेथ, कि जो स्पीशीज अगर जन्म लेगा या इवॉल्व होगा वो जरूर एक्सटिंक्ट या खत्म भी होगा। और वैसे भी हम इंसानों को इस ग्रह पर रहकर 10,000 सालों का समय हो गया है, और 10,000 सालों से हम इंसानों ने इस प्लेनेट को पूरी तरीके से डोमिनेट किया है, और अब हम इस प्लेनेट के डोमिनेटेड बीइंग्स भी हैं। लेकिन एक सेकंड, अगर हम टाइम में एकदम पीछे चले जाए, यानी आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले, तो हमें ये पता चलता है कि हमसे भी पहले एक स्पीशीज, एक सिविलाइजेशन मौजूद थी जो अर्थ पर डोमिनेट करती थी, और उस स्पीशीज का नाम है डायनासोर्स। दोस्तों, डायनासोर्स ने 165 मिलियन ईयर्स तक पृथ्वी पर राज किया, जो कि ट्राइसिक पीरियड से लेके क्रिटेशियस पीरियड तक था, और उसके बाद हम इंसानों का टाइम पीरियड शुरू हुआ। तो जरा सोचो दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर ही आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एक्टिव सिविलाइजेशंस मौजूद थी, जो समय के साथ पृथ्वी पर रहकर विलुप्त भी हो गई, और फिर समय के साथ बदलते एटमॉस्फेयर के चलते एक न्यू लाइफ इवॉल्व हुई, जो आज के टाइम में पृथ्वी पर रूल कर रहा है, और वो स्पीशीज है इंसान, यानी हम। दोस्तों, तो फ्रेंड्स, जरा सोचो, क्या फिर ये पॉसिबल नहीं है कि इतने बाकी के अरबों खरबों प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सी में क्या लाइफ मौजूद नहीं हो सकती? या फिर हो सकता है वो सब अपने टाइम पीरियड खत्म कर कब के विलुप्त हो चुके हो। इसलिए हमें अभी तक दूर दूर तक, लाइट ईयर्स तक भी किसी भी लाइफ या दूसरे सिविलाइजेशन का सबूत नहीं मिल रहा। अच्छा, चलो मान भी लेते हैं कि हमारे यूनिवर्स में इस वक्त एक्टिव सिविलाइजेशंस मौजूद है, लेकिन यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि हमारे और दूसरे किसी सिविलाइजेशन के बीच के डिस्टेंस को अगर हम मापे तो वो एक अलग चैलेंज है, क्योंकि हर वो स्टार्स और हैबिटेबल प्लैनेट्स हमसे हजारों लाइट ईयर्स से भी ज्यादा दूर मौजूद है। और जैसा कि मैंने वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यूनिवर्स कंटिन्यूअसली फैलते जा रहा है, वो भी लाइट के स्पीड से भी ज्यादा, जिसकी वजह से प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच के जो डिस्टेंसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ऐसे में फॉर एग्जांपल कोई सिविलाइजेशन 20,000 लाइट ईयर्स की दूरी से हमें रेडियो सिग्नल्स या मैसेज भेजने की कोशिश करता है, तो उस मैसेज को या सिग्नल को हम तक पहुंचने के लिए 40,000 सालों का समय लगेगा, जो कि रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री के टाइम से भी ज्यादा है। और इतने टाइम में हो सकता है हम खुद ही विलुप्त ना हो जाए। बट यहाँ पर चीज फैसिनेटिंग हो जाती है, क्योंकि भले हम उन्हें कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती होंगी, जिनकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। और साइंटिस्ट ये स्ट्रांगली मानते हैं कि अर्थ पर ह्यूमैनिटी जैसे लाइफ इवॉल्व करना कोई यूनिक चीज नहीं है, क्योंकि हमसे भी एडवांस सिविलाइजेशंस प्रोबेबली हमसे भी ज्यादा बार इवॉल्व होके हमसे पहले विलुप्त हो चुके होंगे। और ये रिसर्च प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी होती है, क्योंकि जैसे कि हम धीरे धीरे क्लाइमेट चेंजेस और सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर हम इतना सब सिर्फ 10,000 सालों में हाईली एडवांस लेवल पर पहुंच सकते हैं, तो जरा सोचो कि दूसरे सिविलाइजेशंस के बीइंग क्यों नहीं कर सकते, जो हमसे भी पहले से एग्जिस्ट करते हो। बट दोस्तों, मैं ये बात अभी भी कहूंगा कि हमारे यूनिवर्स की जो एज है वो 13.4 बिलियन ईयर्स है। 13.4 बिलियन ईयर्स, ये इतना ज्यादा टाइम है जिसमें सब कुछ शुरू होकर खत्म भी हो सकता है। इस टाइम पीरियड में अरबों खरबों लाइफ स्पीशीज एग्जिस्ट करके एक्सटेंड भी हो सकती है, और ये यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी तेज फैलते जा रहा है, और न्यू डिफरेंट लाइफ की पॉसिबिलिटीज को
और दूर करते जा रहा है। सो फ्रेंड्स, क्या हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यूनिवर्स में ऑलरेडी काफी सारे टेक्नोलॉजिकल स्पीशीज इवॉल्व कर एक्सटेंड भी हो चुके होंगे और सबकी अपनी अपनी कहानी होगी और सबकी अपनी अपनी बायोलॉजी होगी। और जैसे जैसे हम अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं कॉस्मोस में, हम नॉलेज कैरी करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और आगे क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं। सो हम बस थियरीज और स्पेकुलेशंस लगा सकते हैं और प्रैक्टिकली रियलिटी को जानने की कोशिश कर सकते हैं। क्या पता आने वाले टाइम में हम क्या क्या नहीं एक्सप्लोर कर ले, जहां पर मल्टीवर्स एक पूरा ही अलग ही टॉपिक और कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियरली दर्शाता है कि हमारा यूनिवर्स अकेला बिल्कुल नहीं है। हमारे जैसे ही और भी यूनिवर्सेस मौजूद है जिनकी अलग ही फिजिक्स के लॉज और प्रॉपर्टीज है और हायर डायमेंशन के बीइंग्स और तो और टॉपिक्स जैसे कि कार्डाशिव स्केल यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सिविलाइजेशंस, ये सारी चीजें और भी हिला देने वाले सवाल खड़े कर देता है। अभी के लिए आप सब ज्यादा जोर मत डालो अपने दिमाग पर, क्योंकि इन पर अगर मैंने बात की तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू मेरे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए। यानी आप में भी वो क्यूरियोसिटी है यूनिवर्स और स्पेस को जानने की। और हाँ, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स है और कंसेप्ट्स है जिनके ऊपर हम बात करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश भी करेंगे। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, आगे हम काफी सारी चीजें देखने और समझने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया या कुछ भी नया सीखने और समझने मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही मिस्ट्रीज, एडवेंचरस नॉलेज और एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार रहना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून, स्टे सेफ।